हेलो स्टूडेंट, मैं रविकांत आप सभी का राष्ट्र भारती पब्लिक स्कूल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जहां तक आप सभी जानते हैं, हम लोग इस लॉकडाउन के बीच आपके लिए एक लॉकडाउन स्पेशल सीरीज शुरू की थी, जहां अंकगणित में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। जैसे में आपका छूट चल रहा था, अभी छूट खत्म हो चुकी थी, और बिक्री कर जिसको टैक्सेशन बोलते हैं, जो दुकानदार लोग शुल्क के गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, और वहाँ हमने कुछ क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आपको दिए थे। उम्मीद करते हैं आप लोग होमवर्क जरूर बनाए होंगे। आज उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, पढ़ाई शुरू करने से पहले आप सभी से एक मेरा छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी हम मेहनत कर रहे हैं थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले। आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपॉर्चुनिटी बोले या सूचना बोले आपको जल्दी मिल सके। ठीक है, तो आइए, आपका जो पहला क्वेश्चन था वहाँ पे है, यदि एक पंखे को 8% बिक्री कर पर जोड़ने के बाद उसकी कीमत कितना है? 1750 रुपया। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ डाटा दिया है। आपको बिक्री कर जो है, बिक्री कर के रूप में आपको कितना लग रहा है? 8%। ठीक, बिक्री कर जोड़ने के बाद उसका जो दाम है कहीं ना कहीं कितना हो जाता है? कर सहित मूल्य बराबर 1750 रुपया। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कर रहित यानी वास्तविक मूल्य, कर रहित मूल्य बराबर वाट, यानी बिना कर के उसका मूल्य क्या होगा पंखे का। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। ठीक, माना कि पहले मान लेते हैं, क्योंकि मानने के बाद क्वेश्चन आसान हो जाती है। माना कि कर रहित, ठीक है ना, रहित पंखे का मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, बिना कर का पंखा का मूल्य क्या है? 100 रुपया। इसलिए कर बराबर कर कितना लग रहा है? वैट 8%। यहाँ देख पा रहे हैं 8%, यानी 100 का अगर आप 8% निकालिएगा तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा? 8 रुपया। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा कि कर सहित कितना मूल्य होगा? 108 रुपया। तो आइए देखते हैं। अतः कर सहित मूल्य बराबर कितना होगा? दोनों जोड़िएगा तो 108 रुपया, तब कर रहित मूल्य कितना है? 100 रुपये। ठीक, इसलिए जब कर सहित मूल्य अगर 1 रुपया हो, ठीक है, तब कर रहित मूल्य क्या होगा? 100 बटे कितना होगा? 108 रुपया। ठीक है, इसलिए कर सहित जब उसका मूल्य कितना दिया आपका? 1750 रुपया, ऐसे एक नियम से बनाना है, तब कर रहित मूल्य कितना होगा? 100 बटे 108। ठीक है, गुना 1750। आइए इसको हम लोग कटाते हैं। ठीक, 2 से कटाते हैं। 2 पचे 10, 2 चौका 8। इसको कटाइएगा तो कितना आएगा? 2 से कटाइए 2 8 16, 2 8 16। उसके बाद 2 7 14, 2 पचे 10। फिर 2 से कटाइएगा तो 27 आएगा, 2 से कटाइएगा तो 50। आइए यहाँ गुना करते हैं। 50 गुने 875 बटे 27। इसको आप हल कीजिएगा तो आएगा 1620.37 रुपीज़।
जिस पंखे का मूल्य 1750 रुपया है, अगर उसमें से 8% जो कर ले रही है टैक्स जो दुकानदार, उसको अगर हटाते हैं तो कितना आएगा? 1620 रुपया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरी है, क्या कि प्रैक्टिस जो है किसी भी व्यक्ति और पर्सन को परफेक्ट बनाने के काम करता है। ठीक, अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो ज़रूर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगर इसके बावजूद भी आपका कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी क्वेरी हम सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, बोर्ड जल्दी साफ नहीं हो रहा है। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपको, आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे। 12% बैट सहित एक घड़ी का मूल्य कितना है? 2800 रुपया, यानी बैट सहित। ठीक, कर सहित, बैट भी लिख सकते हैं, कर भी लिख सकते हैं। बैट सहित जो मूल्य है कितना है? 2800 रुपया। ठीक है, बैट जोड़ने के पहले उसका मूल्य क्या था? ठीक, पहले बैट का दर दिया है आपको, बैट की दर कितना है? 12% है। ठीक है, तो आपको पूछता है बैट रहित, बैट रहित मूल्य बराबर व्हाट। आइए देखिए कैसे बनेगा। और सेम क्वेश्चन है, पिछला जो क्वेश्चन था वही प्रोसीजर होगा बनाने का। ठीक है ना, तो माना कि वैट रहित मूल्य, वैट रहित मूल्य कितना होगा आपका? 100 रुपया, यानी बिना टैक्स लगाए कितना मूल्य है? 100 रुपया। इसीलिए वैट की राशि, वैट की राशि, वैट की राशि कितना दिया है आपका? 12%। तो 100 का अगर 12% आप निकालिएगा तो आएगा 12 रुपया। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो 112 रुपया। ठीक, तो इसलिए होगा, इसलिए वैट सहित, ठीक, यहाँ लिखते हैं वैट सहित मूल्य बराबर 112 है, तब वास्तविक मूल्य लिखिए या वैट रहित मूल्य लिखिए। ठीक है ना, वैट रहित ही हम लिखते हैं। तब वैट रहित मूल्य बराबर कितना होगा? वैट रहित मूल्य कितना होगा? 100 रुपया। ठीक, अब आइए एक पे निकालते हैं। इसलिए वैट रहित मूल्य जब 1 रुपया है तब वैट सहित मूल्य कितना होगा? 100/112 एक नियम से। इसीलिए जब आपका वैट सहित मूल्य कितना दिया है? 2800 रुपया। जब 2800 रुपया वैट सहित मूल्य होगा तो वैट रहित बिना वैट का मूल्य कितना होगा? बिना टैक्स का 100/112 इंटू कितना? 2800। आइए अब इसको कटाते हैं। कैसे कटाइएगा इसको? 112 कितना से कटेगा? 4 से। 4 दूना 8, 4 32। इसको 4 से कटाइएगा तो 25 होता है ना। इसको कटाइएगा तो 28 एकम 28 पे 00 गुना कीजिएगा तो 25 गुना 100 बराबर कितना होगा? 2500 रुपया। 2500 रुपया क्या होगा जी? आंसर। अगर जिसका बैट जो है, बैट सहित मूल्य कितना है? 2800 रुपया। 12% अगर बैट इससे हटाइएगा तो कितना आएगा? 2500 रुपया। ये आपका प्रोसीजर होगा बनाने का। उम्मीद करते हैं आप भली बात ही इसको अच्छी से समझ पाए होंगे। इसके बावजूद भी कुछ अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए इसको अब हम रॉक करते हैं। अगर क्लास का फ़ायदा आप लोग उठा पा रहे हैं तो अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें, और ताकि सबको अपॉर्चुनिटी मिल सके पढ़ाई की। जहाँ तक आप जानते हैं लॉकडाउन और बढ़ चुका है, तो हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे ऑनलाइन के मूड में। अब पहले जैसा क्लास नहीं चलने वाला बैठ के क्लास में। आइए
अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। एक कूलर का विक्रय मूल्य 4200 रुपया है। क्या है जी? एक कूलर का मूल्य जो है 4200 रुपया दिया है, जिसमें 12% बैट शामिल है, यानी बैट के साथ है। तो कूलर का वास्तविक मूल्य क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस डाटा अलग है। ठीक, बैट सहित मूल्य जो है कितना दिया आपका? 4200 रुपया, 4200। ठीक, अब बैट की जो दर है कितना है आपका? 12% का दर है। ठीक है, तो आपको निकालना है वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य या बैट रहित मूल्य, बिना बैट के मूल्य बराबर वाट। कैसे निकालेगा? सेम प्रोसीजर है। ठीक है, क्या है जी? सेम प्रोसीजर है। इसमें क्या करना आपको, सॉरी, क्वेश्चन में आपको क्या था? बैट सही था कि बैट रहित? एक कूलर का विक्रय मूल्य 4200 रुपया है, जिसमें 12% बैट शामिल है। ठीक, तो कूलर का वास्तविक मूल्य क्या होगा? ठीक, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, यानी बैट रहित ही मूल्य आपको निकालना है। ठीक, तो आइए मानते हैं, माना कि बैट रहित मूल्य बराबर कितना है? 100 रुपया। तो बैट क्या हो जाएगा? 12% के हिसाब से 12 रुपया। ठीक, चूँकि बैट सहित मूल्य बराबर कितना? 112 है, तो वास्तविक मूल्य कितना है? 100 रुपया। वास्तविक मूल्य कितना है जी? 100 रुपया। इसीलिए बैट सहित मूल्य जब 1 रुपया है तो वास्तविक मूल्य, यहाँ वास्तविक होगा, वास्तविक मूल्य बराबर कितना होगा? 100/112। इसलिए जब बैट सहित जब मूल्य कितना दिया है? 4200 रुपया। ठीक है, तो बैट रहित मूल्य क्या होगा? बैट रहित मूल्य होगा आपका 4200 गुना 100/112। इसको आप हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आइए इसको हल करके हम लोग देखते हैं। 7 छक 42 पे 00। ठीक, इसको 7 से घटाइएगा तो कितना आएगा? 7 एकम 7। ठीक, और 7 छक 42। अब 16 आया, इसको 4 से घटाते हैं। 4 एकम 4, 4 पचे 20। इसको 4 से घटाइएगा तो कितना आएगा? 4 चौका 16। इसको 4 से घटाइए तो 25। 25 को 150 में गुना करना है, यानी क्या होगा? 150 गुना 25 बराबर वाट। तो 25 पचे 125 के 5 हाथ लगा 12। 25 से कम 25 और 12 कितना होगा? 7 3, यानी 375 पे 10, 3750 रुपया। बैट सहित आपका मूल्य कितना है? 4200 रुपया। अगर 12% जो कर लगाया गया है वस्तु पे उसको हटाएगा तो कितना होगा? 3750 रुपया। उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन आपको एक ही पैटर्न पे बेस्ड था, आसानी हुई होगी समझने में। अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो इस क्वेश्चन में आप ज़रूर सोल्व कर पाए होंगे। ठीक है, आइए आज से हम लोग कुछ नया टॉपिक शुरू करते हैं, जो आपके लिए अगला टॉपिक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी प्रैक्टिकल टॉपिक है आप लोग के लिए। जो गांव में लोग ब्याज देता है ना, उसको आप समझ पाएंगे। ठीक, चाहे बैंक किस रेट से ब्याज देता है, कितना पैसा देता है, तो क्या होता है, आज सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, आइए आपका जो टॉपिक है आज से जो शुरू करते हैं हम कोई नया टॉपिक, उसका नाम है साधारण ब्याज। क्या है जी?
साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। बहुतों का कंफ्यूजन होता है, साधारण क्या होता है, चक्रवृद्धि क्या होता है। सारी की सारी कंफ्यूजन आज आपकी दूर होने वाली है। ठीक, आइए सबसे पहले कुछ हम लोग टर्म सीखते हैं जिसका उपयोग आपको हरदम होते रहेगा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। ठीक, क्या आपका मूलधन, ये कौन सा धन होता है जी। ठीक, ये हो गया एक मूलधन। एक टॉपिक आपको ये जानना है। दूसरा टॉपिक जानना है मिश्र धन। क्या जानना है जी, मिश्र धन। ठीक, तीसरा चीज क्या जानना है, दर। चौथा आपको जानना है समय। मूलधन क्या होता है, मान लीजिए कि कोई बैंक आपको लोन देती है, कर्जा देती है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मूलधन। मान लीजिए कि हम कहीं से 10,000 रुपया का क्या लिए थे, ब्याज लिए, वो आपके लिए मूलधन होता है। ठीक, अब मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन आपका होता है आपका तो एक मूलधन हो गया। ठीक, और इसके बाद जो आप ब्याज देते हैं, अगर दोनों एक में जोड़ दिया जाए ना, उसको मिश्रधन बोलते हैं। ठीक, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, मूलधन जोड़ ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। दर क्या होता है आपका, जिस रेट से, ठीक है ना, जिस रेट से, यानी मतलब किस हिसाब से पैसा आपका बढ़ रहा है, ब्याज। ठीक, जिस हिसाब से ब्याज लिया जाए ना, लिया जाए, जिस हिसाब से ब्याज लिया जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, दर। और समय क्या है, जितने समय के लिए ब्याज मिले। ठीक, जिस समय के लिए ब्याज मिले ना, उसको हम समय के रूप में काउंट करते हैं। जहाँ हम इसको एन लिखेंगे, क्वेश्चन बनाते समय क्या लिखेंगे, एन, इसको हम आर लिखेंगे। ठीक, मिश्रण को ए लिख सकते हैं, अमाउंट। ठीक, अमाउंट लिख सकते हैं, इसको पी लिखेंगे। पी मतलब प्रिंसिपल, और जो पैसा दिया जाता है। ठीक, अब आइए इसके बाद हम कुछ चीज़ और सीखते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक है, इसमें कुछ हम लोग अंतर समझेंगे। काफ़ी आसान है, एक बार आप समझ जाइएगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि हम 1,000 रुपया कहीं से ब्याज लेते हैं। ठीक, 1,000 रुपया क्या लेते हैं, हम ब्याज लेते हैं। 1,000 रुपया अगर अमाउंट कहीं से ब्याज लेते हैं, ठीक, और 10% हिसाब से हमको ब्याज लग रहा है। ठीक, यानी पी बराबर 1,000, रेट किया आपका 10%। ठीक है, और कितने समय के लिए ले रहे हैं, मान लीजिए कि हम 5 साल 4 साल के लिए ले रहे हैं। ठीक, यानी आपका एन जो है, समय कितना है, 4 साल, 4 ईयर। ठीक, तो आपको ब्याज निकालना है, वो भी साधारण ब्याज। ठीक, तो अगर देखिए ब्याज निकालना है तो ब्याज के साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका P, यानी मूलधन गुना समय 4 साल गुना दर बटा दर को R लिखते हैं बटे 100। ठीक, और इस समय को n लिखते हैं, हम 4 लिख दिया ना, ये आपका फॉर्मूला होता है P गुना n गुना R बटे 100। ठीक, यहाँ P आपको कितना दिया है, 1,000 गुने n कितना है आपका 4 ईयर। ठीक है, गुना R क्या है आपका 10% बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटाइएगा तो क्या होगा, गुना कीजिए, 4 दाम के 40 और 1 जीरो 400 रुपया। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि चारों साल के लिए जो 4 साल थे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल,
4 साल के लिए जो आपका मूलधन है हरदम समान हम लिए हैं, ठीक। बट चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ऐसा नहीं होता है। क्या होता है जी? चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है वो चीज़ हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि साधारण ब्याज से ही हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहें, ठीक। तो पहले साल के कितना होगा? P 1000 रुपया गुना पहले का साल यानी 1 साल के लिए 1 लिखेंगे, यानी कि जगह पे R क्या है आपका 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कितना हुआ 100 रुपया। हाँ 100 रुपया होगा, ठीक। अब इस जो ब्याज निकला, पहले का ब्याज निकला, इसको हम प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, यानी जो आपका मूलधन है इसमें हम जोड़ देने का काम करेंगे। 1000 में बराबर 1000 जोड़ कितना आया था ब्याज 100 रुपया, ठीक। अब दूसरे साल के लिए आपका प्रिंसिपल जो है वो अब बदल जाएगा, कितना हो जाएगा 1100 रुपया, दोनों जोड़ के, ठीक। अब हम दूसरे साल के लिए ब्याज निकालेंगे, यानी 1100 गुना कितने साल के लिए निकाल रहे हैं? दूसरे साल के लिए, यानी 1 साल के लिए है तो 1 गुना दर क्या है 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब क्या होगा? गुना कीजिए, यानी 110 रुपया। यानी यहाँ पर आप देख आ रहे हैं, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि आपका जो पहले साल का ब्याज है वो दूसरे साल में के ये जो मूलधन है उसमें जोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद दूसरे साल के लिए आपका क्या निकलता है? प्रिंसिपल मूलधन निकलता है। उसके बाद दूसरे साल का ब्याज निकालने समय उस मूलधन का हम प्रयोग करेंगे। जैसे में यहाँ आप देखिए 1100 आ गया, ऐसे फिर इसमें 1100 में हम जोड़ेंगे कितना 110, इसके बाद तीसरे साल का, चौथे साल का, ठीक। ये आपका मतलब जनरल रूल है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। इसका आगे हम फॉर्मूला भी सीखेंगे, अभी हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज सिखाएं, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट इसको आइए इसका इंग्लिश भी नाम हम देख लेते हैं। साधारण ब्याज को आप बोलिएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज को क्या बोलिएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें दोनों में से कोई, तो हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज उसको सीखेंगे। आइए कुछ आज इम्पोर्टेंट फार्मूला जानते हैं साधारण ब्याज के लिए, ठीक। अंतर तो समझ पाए होंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आप, ठीक है। और साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक है। ये आपका क्या होता है साधारण ब्याज। इसमें अगर देख लीजिए यहाँ, अगर मान लीजिए कि कभी आपको दर पूछ दे, ठीक, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, साधारण ब्याज इंटू 100, अब बट्टा में क्या हो जाएगा समय गुना दर। ऐसे आप ट्रांसफ़र करके हर एक चीज़ निकाल सकते हैं। एक से दिया होगा तो दूसरा नहीं, दूसरा दिया होगा तो तीसरा नहीं, ठीक, डाटा, ठीक। आगे हम कुछ बताते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला के बारे में, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है P इंटू, इस सारी फॉर्मूला आपको याद करके रखना है कि कल हम लोग कुछ बेटर प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। बटा n-1, यहाँ n समय होता है, r जो है आपका दर होता है, जो पहले हम बता चुके हैं सब कुछ, ठीक है। इसके बाद देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक। लेकिन एक मिश्रधन होता है, आपको बताया था ना पीछे, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज, ठीक। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन क्या होता है उसे देखिए। मिश्रधन धन बराबर P इंटू 1 + R/100 के पावर n क्या है आपका समय, ठीक।
आप सोच सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे आता है। कहीं ना कहीं हम जो मिश्रधन है वहाँ से ब्याज घटाएंगे तभी आएगा। क्या देखिए, यहाँ से अगर पी घटाइएगा तो यही फॉर्मूला आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी जो आपका है उम्मीद करते हैं आप सारी जो टॉपिक है, जो टर्म है, उसको आप समझ पाए होंगे, आप फार्मूला भी समझ पाए होंगे। इसी के साथ आज की हम क्लास ख़त्म करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आगे की क्लास में हम इससे संबंधित कुछ जो आपका उदाहरण है उसको सीखेंगे और आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।